नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देवस्थानम बोर्ड का बड़ा फैसला, अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी कर सकेंगे चारधाम यात्रा। यात्रा पर आने से 72 घंटे के भीतर कराना होगा कोरोना टेस्ट। साथ ही बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। राज्य में कोरोना संक्रमण के अब 1948 एक्टिव केस। लाल कुआं में प्रशासन ने बनाए 6 कंटेनमेंट जोन। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर कर रहा थर्मल स्क्रीनिंग। पौड़ी जिले के लवाड़ में बनाया जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। मुख्यमंत्री ने बताया बेहतर सुविधाओं से लैस होगा सेंटर। कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए बनाए जाएंगे 7 स्किल विभाग। और मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को 143 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि का किया हस्तांतरण। 7,791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों को मिली धनराशि। अब समाचार विस्तार से। चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने फैसला लिया है कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को भी अब चारधाम यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। ये जानकारी आज देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से यात्रा पर आने से 72 घंटे के भीतर कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से कराना होगा। टेस्ट नहीं कराने पर क्वारंटीन अवधि को पूरा करना होगा। वहीं देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। साथ ही यात्रा के समय सभी मूल दस्तावेज साथ भी रखने होंगे। उत्तराखंड राज्य से बाहर के जो निवासरत व्यक्ति हैं उनको आने की अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन उसके लिए शर्तें होंगी। पहली शर्त यह है कि यदि व्यक्ति ने पिछले 72 घंटे में उत्तराखंड राज्य में आने के बिल्कुल ठीक उसके पिछले 72 घंटे में अगर RT-PCR किसी भी ICMR ऑथराइज लैब से टेस्ट कराया हो और टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव हो, तो उस तरह के टेस्ट की जो कॉपी है वो ओरिजिनल में रख के वो अपने साथ ला सकता है। इस संबंध में उसको देवस्थानम बोर्ड के वेबसाइट पर भी पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराते समय अपना ID, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस और जो RT-PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट की कॉपी उसको उपलब्ध करानी होगी। इस स्थिति में उनको क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सीधे फिर जो चारधाम मंदिर है उनकी यात्रा करने के लिए पात्र होंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 145 नए मामले सामने आए हैं। अब पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 5,445 हो गई है, जिनमें एक्टिव केसेस 1,948 हैं, जबकि 3,399 संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा 60 पहुंच गया है। नैनीताल जिले के लाल कुआं क्षेत्र में संक्रमण के मामले बढ़ने से प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र में 6 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। साथ ही संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवागमन के सभी मार्गों को सील कर दिया है। आपको बता दें कि लाल कुआं में अब तक 65 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें पुलिस कर्मियों का स्टाफ भी शामिल है। बढ़ते मामलों को देख SDM विवेक राय ने मुनादी कर लोगों को घर से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील भी की है। लाल कुआं में आपका वार्ड नंबर 1, 2, 3, 5, 6 और हाथी खाना, इतने कंटेनमेंट बनाए गए हैं। लगभग 65 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। उसको देखते हुए प्रक्रिया की गई है। घरों से बाहर न निकलें, एक झुंड में कहीं भी इकट्ठा ना हो, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ये सारी प्रक्रिया उनके हित में की जा रही है। तो बार बार मेरा अनुरोध यही करना है कि आप हमारी स्थिति को समझें, स्वास्थ्य विभाग के हमारे आग्रह को, पुलिस विभाग के आग्रह को मानें। और मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि यदि आप नहीं मानेंगे फिर हम मुकदमा करेंगे और आपको फिर जेलों में भेजने के लिए मजबूर होंगे। वहीं रामनगर में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मोहल्ला खाताड़ी में आंगनबाड़ी और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि संक्रमण के मामलों को देखते हुए क्षेत्रवार थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सारे शहर में यहाँ पे अलग अलग टीमें बना करके वार्ड में जा करके सारे स्क्रीनिंग हो रही है। साथ में हमारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, नगर पालिका, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिल करके काम कर रहा है। जगह जगह का हमने बहुत सारी टीमें बनाई हैं। 4-4 लोगों की, 3-3 लोगों की टीम बना रखी है। जो भी हम लोगों को यहाँ पे सस्पेक्टेड मिलता है, जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है या कोई ट्रैवल हिस्ट्री मिलती है या कोई बाहर से ट्रैवल करके आता है और
जो मिल रहे हैं हमें, उन्हें हम टेस्टिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ से हम उन्हें क्वारंटाइन या उनके जो भी आगे की प्रोसेस है वो करवा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश के 3 मैदानी जिलों हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में इस हफ्ते भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा, जबकि देहरादून को लेकर आज देर शाम तक स्थिति साफ होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार और एक सामाजिक संस्था मिलकर पौड़ी जिले के लवाड़ में नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने जा रही है। इसमें युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार से जोड़ने के लिए 7 स्किल विभाग बनाने की योजना बनाई जा रही है। इस सेंटर में प्रशिक्षणार्थियों के लिए विदेशी भाषाएं सिखाने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि लवाड़ में बनने वाले नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हॉस्टल, स्टाफ के रहने की व्यवस्था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इंडोर और आउटडोर खेलों की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए जो भी कार्य होने हैं, सितंबर तक इसका प्रस्ताव बन जाए। अगले वर्ष जनवरी-फरवरी तक इसका निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि केंद्र पोषित योजना के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के अंतर्गत स्टेट कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके लिए आज राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु 50 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में डिजिटल माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के टाइड अनुदान की 143 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया। ये धनराशि उत्तराखंड की 7,791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों को दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को धनराशि का डिजिटल स्थानांतरण होने से कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रोथ सेंटर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें पंचायतों और पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि न्याय पंचायतों पर जो भी ग्रोथ सेंटर बने, उनकी अपनी अलग पहचान हो। प्रत्येक ग्रोथ सेंटर के उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग हो। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतों में जो भी कार्य हो रहे हैं, उनकी जियो टैगिंग और GIS मैपिंग की जाए। देहरादून का जिला समाज कल्याण विभाग युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए अनोखी पहल करने जा रहा है। इसके तहत हमारी प्राचीन लोक कला एपण के माध्यम से विभाग सरकारी कार्यालय, स्कूल और छात्रावास की दीवार पर नशा मुक्ति का संदेश देगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे ने बताया कि अभियान के तहत एपण कला से नशा मुक्ति के संदेशों को बनाने की योजना बनाई गई है। विभाग की ओर से इसके लिए कलाकारों का चयन भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में भी एपण की कलाकृतियां बनाई जाएंगी। इसके साथ ही अंबेडकर छात्रावास में सांस्कृतिक कला के माध्यम से नशा मुक्ति के संदेशों को उकेरा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोचक ढंग से नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है, साथ ही अपनी सांस्कृतिक कला का प्रचार प्रसार भी करना है। नशा मुक्ति के लिए जन प्रसार की योजना है, जागरूकता को लेकर योजना हमारे विभाग द्वारा चलाई जा रही है। और देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नशा मुक्ति है उसके संबंध में लोग और जागरूक हों। धीरे धीरे जो कि खासकर युवा वर्ग है वो नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी माध्यम अवेलेबल है उनके द्वारा लोगों तक जानकारी पहुँचाएं। और हमने एपण कला को इसलिए चुना है क्योंकि आम पेंटिंग सभी कराते हैं, लेकिन क्योंकि एपण जो कला है वो हमारे राज्य की लोक कला है, हमारी संस्कृति से जुड़ी है राज्य की, तो इस बहाने हम एक नई जो जानकारी है नशा मुक्ति के संबंध में पुरानी जो हमारी संस्कृति है, एपण कला, इन दोनों को जोड़ के एक समावेश कर रहे हैं और इससे हम जागरूकता करने की कोशिश करेंगे। अल्मोड़ा जिले में तेज रफ्तार और ट्रैफिक के नियमों को अनदेखा करने वालों पर अब इंटरसेप्टर की नजर होगी। अब ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए अल्मोड़ा पुलिस आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। इसके मद्देनजर पहली बार आधुनिक तकनीक से लैस इंटरसेप्टर को अल्मोड़ा जिले में तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने आज इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि पहाड़ी जिले में तेज रफ्तार के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इंटरसेप्टर के माध्यम से ऐसे वाहन चालकों को पकड़ा जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंटरसेप्टर व्हीकल जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक तो दुर्घटनाओं में कमी लाना है और रोड पे जो खासतौर से 4 व्हीलर में जो ऑफेंसेस होते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के,
उनको मॉनिटर करना है। पहली बार पहाड़ों में हम जो है लेजर राडार जो गन है उससे गाड़ियों की स्पीड मापेंगे और अगर ओवर स्पीडिंग में कोई गाड़ियाँ चलती है तो उनका चालान करेंगे। इसके अलावा इसमें ब्रीथ एनालाइजर भी रखा हुआ है ताकि अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आता है तो उसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अलावा इस गाड़ी को हमने जो हमारा किसी गाड़ी का अगर रजिस्ट्रेशन या कुछ और चीज़ें निकालनी है तो उसका भी इसमें सेटअप तैयार किया गया है मॉनिटर करने के लिए। इसमें रूफटॉप कैमरा लगाया हुआ है। उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। इसकी एक मिसाल चंपावत जिले की मंजू ने भी पेश की है। दुग्ध उत्पादन से स्वरोजगार कर रही मंजू आज अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। बाजरी कोट गांव की मंजू ने बताया कि उन्होंने अच्छी नस्ल की गाय के साथ ही कम समय में अच्छा दुग्ध उत्पादन किया है। वर्ष 2018-19 में 1.5 लाख रुपए तो वहीं वर्ष 2019-20 में 2.25 लाख रुपए की वार्षिक आय हुई है। आज वो प्रतिदिन 25 लीटर दूध बेच रही हैं। साथ ही गांव की अन्य महिलाओं को भी दुग्ध उत्पादन के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। हमने गाय पाली थी, पहले तो बाजार दूध लगाते थे हम, 5-7 लीटर बाजार को था। फिर धीरे धीरे बढ़ाया तो हमने फिर अपनी खुद की फिर डेयरी यहीं खोल ली थी। फिर बढ़ते बढ़ते फिर दूध 10 लीटर 12 लीटर ऐसे बढ़ते बढ़ते 25-30 लीटर तक हो गया था। पिछले साल तो हमारा 40-45 लीटर तक दूध था। इससे पहले भी एक प्रोत्साहन पहले भी मिला है हमको डेयरी के माध्यम से, एक फिर आज मिला है। ये उत्तराखंड में 3रा नंबर आया है इसका। लोगों को अब यही हुआ अपना खुद का करे तो ठीक ही है, कमाई करके भी ठीक ही होता है। गाय चंपावत दुग्ध संघ के प्रबंधक राजेश मेहता ने बताया कि मंजू देवी ने 2 गायों के माध्यम से साल भर में 2.25 लाख का दूध बेचा, जिसके लिए उन्हें सरकारी योजना के तहत सम्मानित भी किया गया। उन्होंने बताया कि आधुनिक तरीकों से अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रोत्साहित भी कर रही है। मंजू देवी जी 2 गायों से इन्होंने शुरू किया था और आज भी 2 या 3 गायें रखती हैं, लेकिन अच्छी उन्नत नस्ल की रखती हैं और आधुनिक तरीके से उनकी देखभाल करती हैं और बहुत ही कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करते हुए हमारे जिले की, हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए एक आदर्श साबित हो रही हैं और ये संदेश दे रही हैं कि अगर हम चाहें तो अपने गाँव में रहकर भी 2 गाय पालकर भी हम अपने बच्चों का भरण पोषण करते हुए अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। तो हम सभी लोग उनके इस उपलब्धि पर हमें गौरवान्वित हैं और उनको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। तो इसी प्रकार से और आगे बढ़े और उनको देखकर अन्य महिलाएं भी प्रोत्साहित हों और डेयरी व्यवसाय को चुनते हुए अपना स्वरोजगार अपनाएं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की महिला डेयरी प्रोत्साहन योजना के तहत मंजू को प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया, जबकि पहला पुरस्कार प्रिया मेहता शेरकांडा पिथौरागढ़ और दूसरा मंजू देवी तिपलकोट पिथौरागढ़ को दिया गया है। चंपावत जिले की 70 समितियों में लगभग 2735 महिलाएं दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई हैं। इन समितियों की खास बात यह है कि यहाँ सारा काम महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। बागेश्वर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल विकास विभाग ने महिलाओं और किशोरियों के लिए एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में किशोरियों और उनके अभिभावकों को 1,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं को समान वेतन के अधिकार के साथ ही मातृत्व लाभ का अधिकार प्राप्त है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ महिलाओं को उनके अधिकार बताए गए। कार्यक्रम में 15 अभिभावक और 5 बेटियों को 1,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित भी किया गया। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि बेटियों के लिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा सशक्तिकरण की बातें कह रही हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़े बड़े पदों पे आज बेटियाँ भी विराजमान हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। कार्यक्रम में महिला अभिभावकों ने बताया कि पुरुष और महिला समाज की रीढ़ हैं, इसलिए लोगों को महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। बालिकाओं को या अभिभावकों को जो भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उससे समाज में ये होगा कि महिलाओं और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे वो आगे को काम करने के लिए और लड़के लड़कियों में भेदभाव न हो। उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि समाज को बेटियों के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाना होगा, जिससे समाज और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा।
बालिकाओं को आगे बढ़ाने और लिंगानुपात में अंतर कम करने के लिए और समाज में उनको उच्च स्थान दिलाने के लिए जो मुहिम विभाग द्वारा छिड़ी गई है उसमें काफ़ी सफल हो रहे हैं। चूँकि यह कार्यक्रम बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए है, ये बहुत ही अच्छा कदम है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारे जिस तरह के इसमें प्रयासरत हैं उसको विभाग पूरी तरह कार्यान्वित कर रहा है। आज के समाचारों में इतना ही। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।